जल्दी छोड़ दो। गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्री में हम पढ़ेंगे आज इलस्ट्रेशन नंबर 16। इलस्ट्रेशन नंबर 16 स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक सा दुनियादारी का रूल कि जब आप कोई असेट खरीदते हो तो उसको फर्स्ट टाइम यूज़ में लेने से पहले उसमें जितना भी खर्चा होता है वो असेट की वैल्यू में ऐड हो जाता है। तो हमने लास्ट वाले लेक्चर में एक एग्जाम्पल लिया था कि मैंने जर्मनी से एक मशीन खरीदी, उसको मेरे यहाँ तक लाते लाते फिटिंग, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, चार्जेस सब कुछ कराते कराते वो मशीन मुझे 20,01,000 रुपीज़ की पड़ गई। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मशीन 10 लाख की है, मैं कहूँगा ये मशीन कितने की है, 20,10,000 की। अकाउंटिंग में रूल क्या याद रखना है आपको, असेट को फर्स्ट टाइम यूज़ में लेने से पहले जो भी खर्चा होता है वो असेट की वैल्यू में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो जब जब कोई खर्चा होगा उसको खर्चे के नाम से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, किसके नाम से रिकॉर्ड करेंगे, एसेट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। सिंपल। ठीक है, तो इसी टॉपिक के ऊपर इलस्ट्रेशन नंबर 16 है। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ राधा कमल एंड सन्स गिविंग सुटेबल नरेशन। बॉट गुड्स फ्रॉम नीलेश फॉर कैश 50,000, ऑल्सो पेड 1,000 फॉर देयर कैरेज। एक स्टार मार्क करेंगे इस ट्रांजेक्शन पे। हमें टॉपिक पढ़ाया और हाथों हाथ टॉपिक को बहुत डिटेल में समझाने के लिए एक यूनिक ट्रांजैक्शन दिया। देखो, मैं 50,000 में गुड्स खरीद के लाया और उसको मेरी दुकान तक लाने में 1,000 का मेरा क्या हो गया, खर्चा हो गया। और अभी मैं रूल क्या पढ़ा रहा हूँ कि असेट को फर्स्ट टाइम यूज़ में लेने से पहले जो भी खर्चा होता है वो असेट की वैल्यू में ऐड हो जाए। तो ये रूल सिर्फ और सिर्फ असेट्स के ऊपर एप्लीकेबल है, गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। जैसे अभी नीचे वाले ट्रांजेक्शन में है नहीं, इसमें ट्रांजेक्शन मतलब मान लो अगर ये बॉट गुड्स की बजाय बॉट मशीनरी होता कि मैंने मशीनरी खरीदी 50,000 की और उसको यहाँ तक लाने का 1,000 का खर्चा हो गया, तो मैं कहता 50,000 प्लस 1,000 51,000 की क्या पड़ गई मेरी मशीनरी। लेकिन गुड्स में ऐसा नहीं होगा। गुड्स में तो गुड्स कितने के माने जाएंगे, 50,000 के ही माने जाएंगे और 1,000 जो उसके ऊपर खर्चा हुआ है वो गुड्स की वैल्यू में ऐड नहीं होगा, वो अलग से एज अ एक्सपेंस ही रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो जब गुड्स परचेज करके लाते हो तो कौन सा अकाउंट लिखते हो आप, परचेजेस अकाउंट। आपने पैसे दे दिए कि बाकी है, फॉर कैश लिखा हुआ है ना, दे दिए, तो एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000 और फिर 1,000 आपने किसके पे किए, कैरेज के। अब कैरेज मतलब किराया भाड़ा। कैरेज दो तरीके का होता है। कैरेज जब हम गुड्स खरीद के लाते हैं तो गुड्स इनवर्ड आता है तो कैरेज इनवर्ड। अब जब हम गुड्स डिलीवर करते हैं तब भी कैरेज लगता है। कुछ लोग होम डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं तो किराया भाड़ा दुकानदार खुद बियर करता है। अब गुड्स दुकान से बाहर जा रहे हैं तो इसको अपन बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। कैरेज दो तरीके के हो गए, एक कैरेज इनवर्ड और एक कैरेज आउटवर्ड। परचेज में गुड्स आ रहे हैं तो इनवर्ड, सेल्स में गुड्स जा रहे हैं तो आउटवर्ड। कोई फर्क का नहीं है तो दोनों ही मेरे लिए क्या, खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट। एंट्री होगी कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डन। अब यार ये दोनों ट्रांजेक्शन एक ही साथ हुए, गुड्स के भी 50,000 रुपये दिए, कैरेज के भी 1,000 रुपये दिए, सेम डेट, दोनों में पेमेंट हो रहा है, दोनों खर्चे ही हैं, सेम नेचर। एक चीज़ कॉमन आ रही है क्या, कैश, तो हम कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हैं, दोनों की सिंगल एंट्री पास कर सकते हैं। एंट्री क्या पास होगी सर, गुड्स परचेज करके लाए, क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और कैरेज के लिए लिखेंगे कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट 50,000, 1,000 एंड टू कैश 51,000। इस एंट्री में नया क्या सीखा कि गुड्स को खरीदते टाइम जो कैरेज हम पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, कैरेज इनवर्ड। ये मेरे लिए क्या है, खर्चा। ठीक है बेटा, आप हुआ सी उल्टा बिठा दूंगा, है ना। ओके, नेक्स्ट। पेड टू सीता 9650 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज ऑफ 10,000। फुल सेटलमेंट म्हणजे डिस्काउंट। उसके ड्यूज कितने थे, पे कितना किया 9650, डिस्काउंट कितने का हुआ 350। आपके पास पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। पैसों का रूल, गया तो क्रेडिट टू कैश, जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट। आप पैसे दे रहे हो तो डिस्काउंट आपको मिलेगा, है ना। डिस्काउंट रिसीव टू कैश अकाउंट 9650 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 350
पैसे किसको दिए? सीता को। क्यों दिए सर? देने होंगे। हमारे ऊपर क्या थी? लाइबिलिटी। पे कर दी तो डेबिट। एंट्री होगी सीता अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश 9650 टू डिस्काउंट रिसीव 350। आ रहा है सबको समझ में? अच्छे से समझ में आ रहा है सबको? ओके नेक्स्ट। अब आ गया वो जो रूल हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड। परचेज अ मशीनरी बाय गिविंग अ चेक 3 लाख, अंडरलाइन कर लो, गिविंग अ चेक एंड पेड 25,000 इन कैश, अंडरलाइन कर लो, इन कैश एज वेजेस ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। मशीन को इंस्टॉल करवाने में 25,000 रुपीज़ खर्च हो गए। इंस्टॉलेशन चार्जेस फर्स्ट टाइम यूज़ में लेने से पहले होता है कि बाद में होता है? पहले होता है ना। पहले मशीन इंस्टॉल होती है, रेडी टू यूज़ होती है, फिर हम उसको यूज़ करते हैं। असेट को फर्स्ट टाइम यूज़ में लेने से पहले जो भी खर्चा होता है वो असेट की वैल्यू में ऐड हो जाता है। तो असेट कितने का पड़ा? 3 लाख का कि 3,25,000 का? 3,25,000 का। मेरे पास असेट आ रहा है, मशीनरी खरीदी मैंने, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट, और पैसा गया तो क्रेडिट, है ना। पैसा दो तरीके से गया, एक चेक से गया तो बैंक अकाउंट आएगा, एक कैश से गया तो कैश अकाउंट आएगा। एंट्री चेक करो सोल्यूशन में सही लिखी हुई कि नहीं। एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट 3,25,000 टू बैंक 3 लाख टू कैश 25,000। सबको समझ में आ गई? हाँ ओके नेक्स्ट। ब्रिक्स फॉर 15 लाख एंड टिम्बर, टिम्बर माने? टिम्बर माने सही बोलिए बेटा, बोल। वुड, टिम्बर मतलब लकड़ी। पहले जो बिल्डिंगें बनती थी उसमें जो कॉलम्स हमारे आरसीसी के होते हैं ना, कंक्रीट के, वो नहीं होते थे, लकड़ी के होते थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी इस्तेमाल होती थी घर बनाने में। तो कह रहा है 15 लाख की तो ईंट है और 10 लाख की लकड़ी। परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, द पेमेंट वॉज मेड बाय चेक। पूरा का पूरा पेमेंट किससे हुआ है? चेक से। अब यार इसने तो आपको समझाने के लिए सिर्फ 2 चीज़ दी। बिल्डिंग बनाने में तो कितनी सारी चीज़ें लगती हैं। आज अगर मेरे को ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करानी हो तो फर्नीचर के लिए लकड़ी भी लगेगी, इवन ये एल्यूमिनियम के विंडोज़ भी बनेंगे, ये कंस्ट्रक्शन कराने के लिए सैंड, सीमेंट, गिट्टी और ब्रिक्स सभी कुछ लगेगा, और सरिया, और भी दुनिया भर की चीज़ें, ये स्टोन, मार्बल, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तो जैसे 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 मैं खर्चा करता जाऊंगा, मैं क्या करता हूँ, अब जैसे मेरे एक फ्रेंड का घर बना, वो उसने पूरे घर बनाने का जिम्मा खुद ने ही ले लिया कि पापा को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, मैं ही करूँगा। तो उसने क्या करी, एक डायरी बना ली घर के नाम की। अब घर में जो छोटा मोटा खर्चा होता जाता, कभी क्या आ रहा है, कभी क्या आ रहा है, कभी क्या आ रहा है। तो मेरा तो खास फ्रेंड है, तो अब उससे मेरे को बात करने से नफरत होने लग गई, क्योंकि जब भी उससे बात करो, रात को मिलो, तो दिन भर यही, आज घर में ये खर्चा हो गया, आज घर में ये खर्चा हो गया, तुझे पता है घर बनाने में ये भी लगता है। उन्होंने कहा चल साले। अब जब घर बन गया तो मैंने कहा यार तू इसका हिसाब कैसे रखा? कुछ नहीं, मैंने तो एक डायरी बना रखी। अब मैंने ये सोच रखा है अब हिसाब लगाना ही नहीं है। जब घर में पहली बार कदम रखेंगे ना कंप्लीट होने के बाद, तभी टोटल लगाऊंगे घर बनने में कितना पैसा लग गया, ठीक है। तो इसी तरीके से बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। सारी चीज़ों को अलग अलग थोड़ी रिकॉर्ड करूँगा। ये सारी चीज़ें किसके लिए लग रही है? बिल्डिंग के लिए। असेट कौन सा तैयार हो रहा है? बिल्डिंग। तो इसको फर्स्ट टाइम यूज में लेने से पहले जो भी खर्चा होगा सब किस में जाएगा? बिल्डिंग में। तो आप ईंट खरीद के लाओ तो भी बिल्डिंग अकाउंट, सीमेंट खरीद के लाओ तो भी बिल्डिंग अकाउंट, रेती खरीद के लाओ तो भी बिल्डिंग अकाउंट, सरिया खरीद के लाओ तो भी बिल्डिंग अकाउंट, लकड़ी खरीद के लाओ तो भी बिल्डिंग अकाउंट। तो 2 चीज़ खरीद के लाया, दोनों को अलग अलग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दोनों किसके लिए है? बिल्डिंग के लिए। तो टोटल बिल्डिंग कितने की पड़ गई देखो जरा, टोटल करो। 25 लाख। बिल्डिंग क्या है मेरे लिए? असेट। वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, पैसा कैसे दिया आपने? चेक से। तो टू बैंक अकाउंट कितना? 25 लाख, 25 लाख। डन। परचेज एंड ओल्ड मशीनरी। अच्छा यहाँ पे 2 स्टार मार्क कर लो बेटा ओल्ड मशीनरी पे। अब यार मैंने आपको एक एग्जांपल शायद लिया नहीं मैंने। असेट को फर्स्ट टाइम यूज़ में लेने से पहले जो भी खर्चा होता है असेट की वैल्यू में ऐड हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम यूज़ में किसका? आपका। मान लो मैं कोई सेकेंड हैंड मशीनरी खरीद के लाया, मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम ही होगी वो। उसको अब जब भी हम कोई गाड़ी घोड़े खरीदते हैं सेकेंड हैंड, तो घर पे लाने से पहले उसकी अच्छे से रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवा लेते हैं कि घर वालों को कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए सेकेंड हैंड खरीद लाए। उनके लिए तो कैसी लगे नई नवेली। तो जब भी हम कोई सेकेंड हैंड कार खरीदते हैं पहले उसको मैकेनिक के यहाँ ले जाते हैं, उसमें पूरी मरम्मत कराते हैं, पूरा शुरू से लेकर एंड तक जितने भी काम हो सब कर दो इसमें,
एक बारी में पैसा लग जाएगा जो लग जाएगा। मान लो कार खरीदी 3 लाख रुपए की, 50,000 का उसमें खर्चा हो गया। अब ये सेकेंड हैंड कार मुझे कितने की पड़ी? 3.5 लाख की। ये जो 50,000 का खर्चा हुआ ये भी किस में जुड़ जाएगा? उस कार की वैल्यू में ही जुड़ जाएगा। अब एक बार मैंने कार चलाना चालू कर दी, थोड़ी ही चली, फिर बंद पड़ गई इस साल, फिर खर्चा करवाना पड़ा। अब जो खर्चा होगा वो कार की वैल्यू में ऐड नहीं होगा, क्योंकि तुमने फर्स्ट टाइम उसको यूज़ में ले लिया है ना। अब जो खर्चा है वो कहाँ जाएगा? रिपेयर्स नाम के खर्चे में जाएगा। ठीक है, तो आप भले ही सेकेंड हैंड चीज़ खरीदो, पर आपके लिए तो वो फर्स्ट टाइम में ही यूज़ आएगी ना। तो फर्स्ट टाइम यूज़ में से पहले जो भी खर्चा होता है एसेट की वैल्यू में क्या हो जाएगा? ये ऐड हो जाएगा। तो परचेज ओल्ड मशीनरी फॉर रुपीज़ 1 लाख, स्पेंड 5,000 ऑन इट्स कैरेज एंड 20,000 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर्स। 1 लाख की मशीन खरीदी, लाने में 5,000 का खर्चा हो गया, और उसकी इमीडिएट रिपेयर कराई। यूज़ में लेने से पहले हमने क्या करवा ली? रिपेयर। उसमें कितना खर्चा हो गया? 20,000। बेसिक सा क्वेश्चन, आपको ये मशीन कितने की पड़ी? 1,25,000। मशीन मेरे लिए एसेट है, एसेट की वैल्यू ऐड इंक्रीज हो गई तो डेबिट। अब आपने पैसे कैसे कैसे दिए देखो ज़रा, आधे चेक से, आधे कैश में, ऐसा कुछ दिया कि पूरा ही चेक से दे दिया, पूरा ही कैश में दे दिया? एंटायर पेमेंट वॉज मेड बाय चेक। तो पूरा मशीनरी खरीद के ला रहे हो, एसेट है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट। एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 125। समझ ला? सबको समझ में आ रहा है ये? लल्लू ज़्यादा? चलो आगे बढ़ूँ। ओके, तो पहले तो है ना ये अच्छे से याद कर लो, समझ लो, एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। अगला जो क्वेश्चन आएगा उसमें कोई नया टॉपिक नहीं है, वो पुराने सारे टॉपिक्स का रिवीजन है। तो मैं पहले पुराने सारे टॉपिक्स फास्ट फॉरवर्ड में रिवाइज भी करा देता हूँ। हमने पढ़ा है गुड्स के अकाउंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट, सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट। परचेज अकाउंट सिर्फ गुड्स में ही यूज़ होता है। गुड्स परचेज करोगे तो परचेज अकाउंट आएगा, गुड्स के सिवा कोई और चीज़ परचेज करोगे तो उसका नाम आएगा। ठीक है, उधार में गुड्स परचेज करके लाओगे तो बंदा कहलाएगा क्रेडिटर, उधार में गुड्स सेल करोगे तो डेटर। मैं नक्शा भी वैसे ही बना रहा हूँ जैसे हमने पढ़ा है, क्रेडिटर और डेटर। उधार में खरीद के लाए हो, आपके पैसे देने हैं तो आपके लिए कहलाएगी लाइबिलिटी। उधार में बेचा है, पैसे लेने हैं तो बन गया मेरे लिए असेट। क्रेडिटर और डेटर कोई एक नहीं होता, अनेक होते हैं, क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, तो उनके नाम से अकाउंट बनता है। ठीक है, तो जब भी मैं किसी नाम के बारे में पूछूं कि इसको डेबिट क्यों किया, इसको क्रेडिट क्यों किया, तो आप पहले ये बताओगे कि ये बंदा मेरे लिए डेटर है कि क्रेडिटर है। क्लियर है? ठीक है, फिर हमने 3 ट्रिक पढ़ी, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 1 कि अगर ये ट्रांजेक्शन, पहले तो ये पता लगाओ ट्रांजेक्शन कैश का है कि क्रेडिट का है। अगर कैश पर लिखा हुआ है तो कैश का ट्रांजेक्शन, कैश नहीं है, नेम लिखा हुआ है तो क्रेडिट का ट्रांजेक्शन, दोनों ही नहीं लिखे हुए तो वापस से कैश का। बहुत बेसिक लग रहा हो ना आपको, ये बहुत लल्लू वाली चीज़ जो आपको अच्छे से आती है। फिर अगर कैश का ट्रांजेक्शन है तो क्वेश्चन नंबर 2, पैसा आया कि गया? आया तो डेबिट, गया तो? अब कैश अगर डेबिट है तो अगली चीज़ क्या हो जाएगी? क्रेडिट। कैश अगर क्रेडिट है तो अगली चीज़ क्या हो जाएगी? डेबिट। उधार का ट्रांजेक्शन है तो उधार में या तो परचेज करेंगे या सेल करेंगे। परचेज मेरे लिए खर्चा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, सेल मेरे लिए क्या है? इनकम इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। और सेल ने तो वैसे भी क्या कर रखी है? 2 के साथ शादी, तो 2 सेल्स। सेल्स अगर क्रेडिट है, परचेज अगर डेबिट है, तो उधार का ट्रांजेक्शन क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या होता है? नेम। आपने सेल को क्रेडिट कर दिया तो नेम भाई साहब क्या हो जाएंगे? डेबिट। परचेज को डेबिट कर दिया तो नेम भाई साहब क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। एक लास्ट रूल, कौन सा? कि अगर ट्रांजेक्शन इनकम का हो या एक्सपेंस का हो और वो ट्रांजेक्शन हाथों हाथ कैश में इनकर हो रहा है और बीच में आपको कंफ्यूज करने के लिए नेम भी दे रखा है, तो नेम की कोई औकात नहीं रह जाती। हम इनकम को रिकॉर्ड करेंगे और कैश को रिकॉर्ड करेंगे, हम एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे और कैश को रिकॉर्ड करेंगे। एग्जाम्पल, पेड सैलरी टू गोपाल। पेड मतलब कैश में, सैलरी पे कर रहा हूँ, मेरे लिए खर्चा है। अब तुम गोपाल को दो कि सोपाल को दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो गोपाल रिकॉर्ड नहीं होगा। सैलरी मेरे लिए खर्चा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, मेरे पास से पैसा गया तो क्रेडिट। एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डन। अब लास्ट बेसिक चीज जो रट्टा मारनी है, सारे खर्चे क्या हो जाएंगे? डेबिट। मैंने आपको शुरू से लेके आखिरी तक सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझा दिए। आप कहो तो बैड डेट रिकवर्ड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब भी बता दूं? फिर गलती नहीं करोगे पूछूंगा तो। बैड डेट क्या है? मेरे लिए खर्चा इंक्रीज हो गया तो डेबिट। थोड़ा पैसा आएगा, थोड़ा पैसा डूबेगा, जो पैसा आया वो डेबिट। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू जी अकाउंट, जिसका पैसा हमारा डूब गया। ठीक है। देन बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट आपने खर्चा मान लिया,
रिकवर हो रहा है क्या है, इनकम। क्या आएगा आपके पास, पैसा आया तो डेबिट, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। याद आ रहा है क्या, सबको याद आ रहा है? ओके। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है हमारे लिए, लाइबिलिटी है ना, क्योंकि हमने अभी तक पे नहीं किया। लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, खर्चा तो हो चुका है, खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, पैसा नहीं दिया इसलिए क्या आ गई, लाइबिलिटी। तो एंट्री होगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। आ रहा है सबको समझ में? इसी का उल्टा क्या होता है, प्रीपेड। हमने एडवांस में पे किया है, हमारे लिए क्या है ये, असेट। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है, अगर आप जब पे कर रहे हो तभी आपको पता है तो आधा आधा बांट दो, जितना इस साल का है उतना रेंट अकाउंट डेबिट, जितना अगले साल को बिलोंग करता है प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, और पूरा का पूरा टू कैश अकाउंट। याद आ रहा है क्या? आ रहा है तो ही काम का है, नहीं आ रहा है तो किसी काम का नहीं है। मैं वही बड़बड़ कर रहा हूँ, सबको याद आ रहा है? याद आ रहा है मतलब आपको यहाँ पे एंट्री दिखी हुई, लिखती हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही? हाँ, इमेजिन कर पा रहे हो ना कि यहाँ लिखी थी मैंने सारी एंट्री। डेप्रिसिएशन, डी फॉर डेप्रिसिएशन, डी फॉर डेबिट। खर्चा है, खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन पे करता है? बिजनेस। किसको पे करता है? बिजनेसमैन को। आपने जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया उस पर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, हमारे लिए क्या है, खर्चा। खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सर आप पैसे निकाल के ले जा रहे हो, हम आपसे क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। इंटरेस्ट लेंगे तो हमारे लिए क्या है ये, इनकम। इनकम हमारी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ कैपिटल आता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के साथ क्या आएगा, ड्राइंग्स। एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। डन। अब कुछ भी नहीं बचा समझाने लगे। इलस्ट्रेशन नंबर 17 रीड करो, आपस में डिस्कस करना चाहो डिस्कस कर लो, आप एंट्री देखना चाहो एंट्री देख लो। मैं आपसे एक एक से ट्रांजैक्शन पूछूंगा और उसका लॉजिक पूछूंगा कि कौन सी चीज़ डेबिट कौन सी चीज़ क्रेडिट क्यों हो रही है। ठीक है, आर यू रेडी? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ सिकंदर नहीं शंकर स्टोर्स। स्टार्टेड बिजनेस विद 5 लाख एंड पेड इनटू बैंक 4 लाख। चलते चालू करते हैं। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? बैठ के आराम से, खड़ा सिर्फ मैं रहूँगा, पनिशमेंट सिर्फ मुझे मिली है ना। वेरी गुड। बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख में और उसमें से 4 लाख कहाँ गए, बैंक में। ऐसा तो नहीं है ना 5 लाख का कैश और 4 लाख बैंक में, ऐसा तो नहीं है। 5 लाख बिजनेसमैन ने लगाए, 5 में से 4 कहाँ चले गए, बैंक में। चलो 4 तो चले गए, एक का क्या हुआ, कैश मेरे पास रह गया। हम किसकी साइड, बिजनेस के पास पैसा आया कि गया, आया तो डेबिट, तो 2 रूप में आया, थोड़ा बैंक में आया थोड़ा कैश में आया। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, और क्या है ये, कैपिटल 5 लाख। मैंने कौन कहा कि किसकी, ईमेल आईडी नहीं, क्या कि तुझे क्या याद है, क्या है, क्या है, यही है। ओके, क्लियर है ये सबको? कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया? पैसा आया तो डेबिट कर दिया पैसे को, कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया? हाँ अच्छा, पैसा डेबिट है, हाँ कैपिटल हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। चल मनन तू बता देगा क्या? ठीक है चलो देखते हैं। परचेज गुड्स फॉर ₹1,40,000 इन ऑल, आउट ऑफ विच हाफ द गुड्स वॉज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर सुधीर। क्या मतलब हुआ इसका? वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। एंट्री क्या होगी बेटा? अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन यूँ है कि हमने टोटल 1,40,000 के गुड्स खरीदे, उसमें से आधे उधार में खरीदे सुधीर से, तो मतलब बाकी के आधे किस में खरीदे, कैश में। ठीक है, एंट्री परचेज गुड्स नहीं, परचेजेस अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट 1,40,000 क्योंकि गुड्स तो पूरे 140 के आए। वेरी गुड। टू कैश अकाउंट 70,000 क्योंकि पैसा गया तो क्रेडिट। सुधीर को क्रेडिट क्यों किया? तो क्यों?
उधार में खरीदा है तो नाम लिखना पड़ेगा बस इसलिए। पहले ये समझा मुझे कि आपने जो सुधीर का नाम लिखा है, ये सुधीर आपके लिए असेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है कि एक्सपेंस है? सुधीर से पैसे लेने, वेरी गुड, लाइबिलिटी है, सुधीर को पैसे हमें देने हैं। तो धीरे धीरे चढ़ रहा है मेरी नज़रों में, है ना, वेरी गुड, कीप इट अप। परचेज, अच्छा अप्रैल 7 वाला 2-3 लोग पूछ चुके हैं मुझसे, तो आप स्टार मार्क कर लो, 1 स्टार। परचेज बिल्डिंग फॉर ₹2 लाख एंड पेड 2% ब्रोकरेज। ब्रोकरेज मतलब कमीशन। प्रॉपर्टी डीलर जब प्रॉपर्टी दिलवाता है तो उसको कमीशन देना पड़ता है ना। कितना परसेंट दिया? 2% दिया ऑन इट्स परचेज एंड ऑल्सो इनकर्ड 24,000 ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लो मैंने ये बिल्डिंग खरीदी, तो पहले तो जिसके थ्रू मैंने डील करी उसको मैंने 2% कमीशन दिया, फिर इस बिल्डिंग को मैंने नाम करवाया तो उसमें भी खर्चा कितना हो गया? 24,000 का खर्चा उसमें हो गया। पेमेंट ऑफ बिल्डिंग वॉज मेड बाय चेक, ब्रोकरेज एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस पेड इन कैश। बिल्डिंग का पैसा कैसे दे दिया? चेक से। बाकी जो 2 खर्चे हुए उसका पैसा कैसे दिया मैंने? चेक के थ्रू, ठीक है ना। अब बिल्डिंग खरीदने से पहले के खर्चे हैं, दोनों बिल्डिंग से पहले के खर्चे हैं, तो बिल्डिंग की वैल्यू में क्या हो जाएंगे? ऐड। अब सर बिल्डिंग का कैलकुलेशन करो, कितने की पड़ेगी बिल्डिंग हमें? सर 2 लाख की तो बिल्डिंग ही थी। अब इसमें कितना परसेंट देना है कमीशन? 2%। 2 लाख का 2% 4,000 और रजिस्ट्रेशन के चार्जेस टोटल कितने की पड़ गई बिल्डिंग? 2,28,000। बिल्डिंग क्या है मेरे लिए? असेट, लाइबिलिटी, इनकम के एक्सपेंस? असेट। कोई नहीं बोलेगा श्लोक से बात कर रहा हूँ मैं। श्लोक, हमने बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग जो कि हमारे लिए असेट है, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ तो डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने से? 2,28,000 से बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अब वो कह रहा है इसमें से बिल्डिंग का पैसा तो मैंने कैसे दिया है? चेक से। बाकी दोनों कैसे दिए मैंने? कैश से। पैसों का रूल श्लोक अभी आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है ना, ठीक है। पैसों का रूल, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। अभी पैसा जा रहा है, गया तो क्रेडिट, 2 रूप से गया। 2 बैंक अकाउंट 2 लाख, 2 कैश अकाउंट 28,000। डन, सिंपल है। ओके, नेक्स्ट। सोल्ड गुड्स टू अरुण 2 लाख, अरुण पेज 1/4 अमाउंट इन कैश। क्या मतलब वो इसका था? 1/4 आ गया। 2 लाख का 1/4 मतलब 50,000। 50,000 तो आ गया, बाकी का आना बाकी है, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन कैश का है कि क्रेडिट का है? ठीक है। कितने का माल सेल किया हमने? 2 लाख। क्या एंट्री पास करूंगा? वेरी गुड। माल 2 लाख रुपीज़ का सोल्ड किया है, सेल ने कर रखी है 2 के साथ शादी, तो 2 सेल्स 2 लाख। अब इसमें से पैसा कितना आया? 50 आया तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 50, रिमेनिंग लेना बाकी है। तो अरुण बन गया मेरे लिए डेटर। असेट, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट, अरुण अकाउंट डेबिट 1,50,000। सोल्यूशन देख लो जल्दी से, एंट्री चेक कर लो सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं। सही पढ़ा रहा हूँ। अगले वाले ट्रांजेक्शन पे सिंगल स्टार मार्क कर लो। अ चेक ऑफ 1,48,000 रिसीव फ्रॉम अरुण इन फुल सेटलमेंट एंड चेक इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। पृथ्वी, चेक इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक का मतलब क्या है? इसका कोई फर्क पड़ा? नहीं कराते तो क्या होता? वेरी गुड, चेक इन हैंड कहलाता। अगर हम चेक हाथों हाथ बैंक में जमा नहीं कराते तो चेक हमारे हाथ में रह जाता, क्या कहलाता? चेक इन हैंड। अभी तो हाथों हाथ जमा करा दिया। किसका ट्रांजैक्शन है? कैश का कि क्रेडिट का? कैश का। कैसे पता पड़ा? चेक मिला है, पैसा आया है हमारे पास, पैसों। एंट्री क्या होगी? कैश का ट्रांजैक्शन है, इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको सीक्वेंस याद नहीं है। सीक्वेंस क्या है? कैश का ट्रांजैक्शन है तो सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, आया कि गया? आया तो डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। अभी चेक आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट। जहाँ कैश वहाँ कितने का डिस्काउंट है? 2 का। कैसे? क्योंकि अभी अपन 2 लाख के माल में से 50,000 उसी टाइम दे दिए थे,
लेने कितने थे 150, 150 में से 148 आए, 2000 का डिस्काउंट, हमें पैसे मिल रहे हैं तो डिस्काउंट हमें देना पड़ेगा। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,48,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2000 टू अरुण अकाउंट। क्यों भाई अरुण को क्रेडिट क्यों किया? हट हट कुछ भी, जब भी समझा ना, इसको जोर से खींच के दे पीछे, जब भी किसी नाम के बारे में बोलूं तो डेटर के क्रेडिटर, हमें पैसे लेने थे तो क्या था मेरे लिए? डेटर, दे दिए पैसे, अब नहीं है, असेट नहीं है, असेट की वैल्यू कम हो गई तो क्रेडिट, इसलिए। ठीक है, सही कह रहा ना? ओके। पेड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, अरे यार तेरे लिए इतना सिंपल, बता एंट्री क्या होगी? लल्लू एंट्री है साला। स्टेशनरी हमारे लिए खर्चा है, खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, और मैंने पैसा दिया, पैसा गया तो क्रेडिट। एंट्री होगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना? अगर कोई ये एंट्री भी ना कर पाए तो मेरी नज़र में वो खुद लल्लू है। नेक्स्ट, एक स्टार मार्क कर दो इसके ऊपर। पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिल्डिंग बाय चेक 1000, शंकर्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक 4000। क्या फ़र्क है भाई? 96%। ये लाइफ फायर इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में क्या फ़र्क है बता? वेरी गुड, टू डिजर्व भी करता है 96%। सही कह रहा है बिल्कुल, कि ये जो फायर इंश्योरेंस है ये हम बिल्डिंग का करा रहे हैं, ये बिज़नेस का असेट है, मतलब ये बिज़नेस का खर्चा है, हमसे रिलेटेड है, बिज़नेस से रिलेटेड, हम बिज़नेस है भाई। और वो जो लाइफ इंश्योरेंस है वो तो प्रोप्राइटर का है, वो तो तेरा क्या है? पर्सनल एक्सपेंस। इसलिए आप पर्सनल एक्सपेंस होता है तो क्या बोलते हैं उसको अपन? ड्राइंग्स। और ये जो फायर इंश्योरेंस है ये बिजनेस का खर्चा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम। इसको क्या बोलेंगे? ये खर्चा है, इंक्रीज हो गया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। एंट्री होगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि चेक से गया। ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स में भी हमने ये पढ़ा, डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट। एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब दोनों में पेमेंट जा रहा है और बैंक दोनों में कॉमन भी है, तो सिंगल एंट्री पास कर लेते हैं। एंट्री चेक करो बुक में सही छपी हुई कि नहीं। एंट्री होगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1000, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 4000, टू बैंक 5000। ठीक है, चलो अगला नंबर आपका ही लगा लेते हैं। पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग 200, इसको अपन बोलेंगे ऑफिस एक्सपेंस। देखो ये लिखा हुआ है कि कुछ और लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ है। ऑफिस एक्सपेंस ना लिख के इसको आप मिसलेनियस एक्सपेंस भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? मिसलेनियस एक्सपेंस। हाल फिलहाल उन्होंने ऑफिस लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं। खर्चा है, खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, मेरे पास से पैसा गया तो क्रेडिट। लल्लू एंट्री वापस से ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रिसीव्ड अ सम ऑफ ₹2500 बीइंग रेंट फॉर अ पोर्शन ऑफ बिल्डिंग लेट आउट। अद्विता एक मिनट, अद्विता से को भी तो देखें, उसको भी कुछ आता है कि नहीं। बोल बेटा, पहले तो मतलब समझा दो मेरे को। वी डू नॉट हैव होल डे, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। वायरस, हाँ क्या बेटा, खाली हिंदी से इंग्लिश करना है तेरे को? सॉरी, इंग्लिश से हिंदी करना है। नर्वस मत हो, बिल्कुल जो सोच रही हो बिल्कुल सही सोच रही है तू, जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो। सिर्फ इतना बता दो, पैसा आया कि गया? आया। किस चीज़ का आया? क्यों आया? बिल्डिंग का। तो क्या लिखा हुआ है? रिसीव्ड अ सम ऑफ ₹2500, 2500 रुपये मिले हमको। किस बात के? बीइंग अ रेंट फॉर अ पोर्शन ऑफ बिल्डिंग लेट आउट। मैंने बिल्डिंग का कोई एक पोर्शन लेट आउट मतलब किराए पे दे रखा है ना, उसके लिए मुझे क्या मिला?
रेंट मिला, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? रेंट कहलाएगा। क्या है आपके पास? आलू के टमाटर आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। दो धारी तलवार, रेंट पे भी करते हैं रिसीव भी करते हैं, तो जब पे करते हैं सिर्फ रेंट अकाउंट, रिसीव करेंगे तो रेंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। चेक करो सही है क्या? सही है, सही पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल, थैंक गॉड। अगला, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स। अबे तुम एडवर्टाइजमेंट हिंदुस्तान टाइम्स में दो, कि टाइम्स ऑफ इंडिया में दो, कि दैनिक भास्कर में दो, कि राजस्थान पत्रिका में दो, कि दैनिक नवज्योति में दो, कि 3660 किसी भी न्यूज़पेपर में कहीं भी दो, ठीक है, या पेम्पलेट ही छपवा दो। ये सारा मेरा खर्चा किस चीज़ के लिए? एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। क्या लिखेंगे? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट या एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस अकाउंट। देखो एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं कि एडवर्टाइजिंग लिखते हैं? एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस खर्चा है, इंक्रीज हो गया तो डेबिट, हमारे पास से क्या गया? कैश, तो गया तो क्रेडिट एंट्री होगी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। छोड़ दूँ क्या आज? ज़्यादा नहीं पढ़ाते आज, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।